हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मॉडल पेपर को जानने वाले हैं। जिस तरीके से अभी आपके बोर्ड एग्जाम जब होगा तो उसमें आएंगे जी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है कि वार्षिक परीक्षा 2024। देखिए सबसे अच्छा मॉडल पेपर वही होता है जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इससे अच्छा मॉडल पेपर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पूछे गए हैं और वो किस तरीके से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ये सब हम आज के इस वीडियो में ही जान पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। याद रखेंगे 60 नंबर का ये प्रश्न होता है, 70 नंबर का भी होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे होता है 10 नंबर प्रैक्टिकल के लिए भी दे दिया जाता है। अगला आता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, भौतिक विज्ञान का पेपर है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको निर्देशांक दिए गए होते हैं कि ये 5 खंडों में विभक्त है, सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसे आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न से। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं जी। प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है, एक एक नंबर का। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re तो re है तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात है। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई पृथ्वी है तो इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो me है और इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो re है, ठीक है ना। तो वही बात कहा जाए, किसी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो me और इसकी त्रिज्या है जो re है, तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल g और जो कैपिटल G में क्या संबंध होता है। तो याद रखें, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है। तो याद रखेंगे कि स्मॉल g बाई कैपिटल G इक्वल टू होता है me बाय re का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। तो स्मॉल g और कैपिटल G का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो me बाय re के होल स्क्वायर। तो यहाँ तो ये इनटू में है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बात आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा कह रहा है कि किस नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण कितना होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है या π/2 मतलब π/2 रेडियन होता है या पाई होता है। तो याद रखेंगे भैया कि जो किस नली है उसमें द्रव तब चढ़ता है जब स्पर्श कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है, या न्यूनतम कोण होता है। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा ग कहता है कि पूर्ण कृष्णीय, क्या लिखा है भैया, इस प्रकार लिखा गया है क्या, थोड़ा सा मैं पीछे जानूं। कृष्णिका, ठीक है ना, कृष्णिका, ठीक है ना, ये लिखा है। तो पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, क्या होती है, 0 होता है, 0.5 होता है या 1 होता है या इन्फिनाइट होता है। तो याद रखेंगे इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अच्छा, आपको तो ये सब साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए जितना आप इसके पास बोर्ड के रहेंगे ना, ये इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन पेपर कराते हैं, आप सभी को पता नहीं होगा, मैं बता दूं, तो ये बहुत तरीके से धुंधला हमको दिखाई देता है। पास आप आके देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको भी धुंधला ही दिखाई देगा, कुछ चीज़ें तो समझ ही में नहीं आती हैं। बट ये आप कैमरा थोड़ा सा दूर पे है तो वहाँ से अगर ये कैमरा कैप्चर करेगा तो ये थोड़ा सा अच्छा से उसमें दिखाई देगा। अब मुझे विश्वास है कि आपको भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को देख लिया है, तो अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊष्मागतिकीय निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्या होगा, 20 जूल या 30 जूल परिवर्तन या 50 जूल या 80 जूल। तो ये भी याद रखेंगे कि जब ऊष्मागतिकीय निकाय में 50 जूल की ऊष्मा देने पर निकायों द्वारा 30 जूल कार्य करना पड़ता है, तो निकायों की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो कितना हो जाएगा, 20 जूल, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे।
अगला आता है हमारा कि बायल्स का नियम लागू होता है। किस पर लागू होता है भैया? तो यहाँ पे लिखा गया है रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा, समतापीय प्रक्रम द्वारा, या समतापी प्रक्रम द्वारा, या सम आयतनिक प्रक्रम द्वारा। तो याद रखेंगे कि जो बायल्स का नियम है ना, ये समतापीय प्रक्रम द्वारा होता है। समतापीय नहीं, समतापी प्रक्रम पर क्या होता है? लागू होता है। अगला हमारा च आता है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी दोलन काल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी हम कर देते हैं तो दोलन जो काल है उसकी लंबाई हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या क्या ये लिखा गया है बिथाई कि चौथाई लिखा गया? चौथाई हो जाएगी, शायद चौथाई लिखा है, ये नहीं बिथाई की चौथाई, इस तरीके से लिखा होगा, चौथाई ही ना है। चलिए, अच्छा केवल आप ये याद रखेंगे सरल लोलक की जो लंबाई है वो 4 गुनी हम कर देते हैं ना, तो उसकी जो दोलन जो काल कितना हो जाएगा? दोलन जो काल होता है वो आधा हो जाता है। कितना भैया? तो आधा हो जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इतना हमने कंप्लीटली देख लिया। तो इस तरीके से आपको आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। तो आप समझ के 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसको हम देख लिए। अब प्रत्येक 1 अंक का ये प्रश्न है, अब एक करके समझते हैं। देखिए किस प्रकार आपसे प्रश्न कहता है कि किसी गैसों में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ लिखिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी गैसों के ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का क्या सूत्र था वो आपको बताना है और इनका प्रतीक भी बताना है। याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने चैप्टर वाइज फिल भी कराया हुआ है फिजिक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर बेसिक से स्टडी कर सकते हैं। अगला आता है विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुव पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का जो भार है वह ध्रुव पर उसी वस्तु का भार की अपेक्षा कम क्यों हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, मतलब स्मॉल जी का जो मान है वहाँ पे क्या होता है? कम होता है, इसलिए भार भी कम होता है। ठीक है ना। ये सब जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है उसको। अगला आता है अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का न्यूनतम कितना कोण बनता है। ये आपको बताना है कि बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बनेगा। अगला आता है कि बल तथा त्वरण के बीच क्या संबंध होता है। अरे भैया ये तो सिंपल सा है, ये तो 2 मिनट में आप आंसर दे सकते हैं। क्या बल और त्वरण के बीच क्या संबंध होता है? तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। और जो त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, मतलब VT होता है। चुपचाप हम क्या करेंगे, इस ए के जगह पर ये VT रख देंगे तो F = हमें क्या मिलेगा? mv/t, यही तो मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बल और जो क्या है, बल और त्वरण में क्या संबंध होता है। तो आप सिंपल वे में ये लिख सकते हैं जी। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अगला आता है प्रत्यास्था संबंधित हुक का नियम लिखिए। अब हुक का तो नियम हमने कराया भी है, आपको याद होगा। नहीं याद है तो लिखिए हुक का नियम, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। द्रव का क्रांतिक जो वेग का क्या अर्थ होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। इस तरीके से 1-1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, अब देखिए, अब हमसे फिर से पूछे जाएंगे 2-2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, पहला हमारा देखिए यहाँ से अब न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो रहा है। देखिए कह रहा है कि 1.0 सेमी त्रिज्या का एक बूंद 1.0 सेमी प्रति सेकेंड की एक समान चाल से तरल में गिर रही है। यदि तरल का संयानता गुणांक 1.0 × 10⁻² किलो प्रति
मीटर इंटू सेकेंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान होगा। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिए। न्यूमेरिकल तो अभी हमने कराया नहीं है, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल चिंता ना करें, न्यूमेरिकल भी आपको कराया जाएगा चैप्टर वाइज, तो आपको समझ में आएगा जी। अगला आता है गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। अब गुप्त ऊष्मा क्या होता है इसको पहले आपको परिभाषा लेना है, उसके बाद इसका मात्रक भी बताना है। अगला आता है ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। अब ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम क्या होता है इसको आपको बताना है। अगला आता है सेकेंड लोलक किसे कहते हैं, ठीक है ना, सेकेंड लोलक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। और पृथ्वी तल पर इसकी लंबाई की गणना भी करना है, पृथ्वी के तल पर इसकी लंबाई की भी गणना करना है। अगला आता है कि सामान्य ताप पर दाब पर 4 ग्राम हीलियम 0. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात 1 2 3 4 आपसे 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 8 नंबर के 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब फिर से हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि सामान्य ताप व दाब पर 4 kg मतलब किलो 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है, तो इस अवस्था में हीलियम की ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे यहाँ पे वायु का मान हमें दे दिया है इतना, ठीक है ना, और वायुमंडलीय दाब का मान हमें दे दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी एक न्यूमेरिकल है, ये भी आपको जब कराएंगे हम न्यूमेरिकल सब समझ में आएगा। अगला आता है कि जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए और इसकी अवस्था वक्र भी बताइए। तो देख रहे हैं किस प्रकार आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, फिर से किस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछा जा रहा है। अगला कह रहा है कि वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की एक बूंद का सीमांत वेग की गणना कीजिए और बूंद की त्रिज्या इतनी मिलीमीटर है, तो तेल का घनत्व 1.1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यू है, तो वायु की सांद्रता गुणांक इतना न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर है। तो और जी का मान फिर से यहाँ पे दे दिया है, वायु का घनत्व की अपेक्षित किया जा सकता है। न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है भैया। तो न्यूमेरिकल अभी हमने कराया नहीं है, इससे आपको ये जानना है कि देखिए न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि हम अभी इन्हीं में दोनों में देख लें तो देखिए एक हमें ये न्यूमेरिकल, एक ही ये न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल पूछ लिए गए, प्रत्येक 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 6 आपसे 6 नंबर के अभी इसी में से पूछ लिए गए। ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हमने देखे भी हैं। अगला आता है पलायन वेग से क्या तात्पर्य है और पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। पलायन वेग क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना, इसका सूत्र भी आपको बता देना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। किसी ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक और जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है। तो ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न थे जिनको हमने देखा। अब देखिए यहाँ से 5वां हमारा प्रश्न फिर से स्टार्ट होता है, ये भी 3 नंबर वाले ही प्रश्न है। कह रहा है कि रेत अथवा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, स्पष्ट कीजिए। अब रेत पर या बर्फ पर चलना क्यों कठिन है स्पष्ट आपको करना है, ठीक है ना। अगला, कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15 जो क्या होता है 15 कोण से झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर ओम इनवर्स की चाल से एक क्षैतिज लूप पर पूरा करता है, तो लूप की त्रिज्या क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप के अभी न्यूमेरिकल हमने एक भी आपको न्यूमेरिकल तो कराया नहीं है, तो जब हम कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिस जब किया जाएगा तब इस पर हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ख वाला। फिर से देखिए अब इसी में हमसे पूछ लिया कि वाहन की पहियों का जो गांड क्यों लगाया जाता है। अगला आता है दूध की क्रीम
के अलग होने के कारण को बताइए। अगला आता है ऊष्मा चालन की अवस्था, अस्थायी अवस्था में एक 30 सेमी लंबी छड़ के दोनों सिरों को तापक्रम 90 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस है तो प्राथमिक सेलों पर 10 सेमी दूर पर रखे ताप का मान बताइए। तो देखिए ये एक प्रकार के फिर से न्यूमेरिकल आ गया, मतलब भाई हमने 3-3 नंबर वाले केवल अभी तक 4 हमने देख लिया, तो 4 3 12 नंबर के अभी न्यूमेरिकल हमने देख लिया। फिर से नीचे आइए, फिर से देखिए, फिर से न्यूमेरिकल यहाँ पे फिर से देखिए। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो फिर से यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान इतना दे दिया है हमें, लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक न्यूमेरिकल 12-3-15 नंबर का न्यूमेरिकल। 15 के बाद फिर से एक देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है कि फिर से जो मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10, ठीक है ना, तथा त्रिज्या 1/2 है, तो मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये भी एक न्यूमेरिकल हो गया। 15-3-18 नंबर, 18 नंबर का अभी तक हमने न्यूमेरिकल को देख लिया है, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर से हमें यहाँ पे अंतिम हमारा प्रश्न ये सब आते हैं, ठीक है ना। नोट कोई प्रश्न, कोई 2 प्रश्नों को हल करना है। देखिए यहाँ पे छठा का पहला कह रहा है, देखिए ये 5 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए यहाँ पर फिर से ये जो पूछा है ना, ये एक न्यूमेरिकल ही है, ये न्यूमेरिकल। तो अभी तक हमने 18 नंबर का 18 और 5, 18 5 23 नंबर, और 23 के बाद फिर से नीचे आएंगे तो ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल ही हम कह सकते हैं। तो 18 और 5 कितना होता है, 18 5 23 23 28, केवल 28 नंबर। ऊपर जब 2 नंबर और 3 नंबर वाले कराए थे तो उसमें मतलब हम कह सकते हैं ना कि 30 से 35 नंबर आपके न्यूमेरिकल से पूछे जा रहे हैं। आपको समझ में आया, 30 से 35 नंबर आपको केवल न्यूमेरिकल से पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमें यही स्पष्ट होता है, ये हमारा पेपर समाप्त होता है। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि यदि हमें 60 नंबर या 70 नंबर का पेपर आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें से आधा हमें अंक तब मिलेंगे जब हमें न्यूमेरिकल तैयार रहेगा। तो हमें न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। अब हम न्यूमेरिकल पर फिजिक्स का फोकस करेंगे, फिजिक्स पर जो भी टॉपिक आएंगे न्यूमेरिकल पे आएंगे, यदि आप कमेंट करते हैं तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में एक पेपर को देखा, और भी पेपर देखना है या केमिस्ट्री का या अदर सब्जेक्ट का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।